हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 के हिस्ट्री का 5th चैप्टर रूलर्स एंड बिल्डिंग का पार्ट 2 का हिंदी समरी। फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करेंगे गार्डन्स, थम्स एंड फोर्ट से आगे का समरी, यानी कि बाग, मकबरे तथा किले। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई थी। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य, कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने भी बनवाया था। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर ने वास्तुशिल्पियों ने उनके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। हुमायूं के मकबर में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद, यानी कि जो बहुत ही ऊंचा होता था, और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए थे। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त विहिस्त की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने होते थे। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों की योजना बहुत सावधानीपूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्रायः किबला, यानी कि नमाज के दौरान जो मुसलमान के सामने की जो दिशा होती थी उसे कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था। इस वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता था। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पीतरा-दुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को बीना बजाते हुए दर्शाया गया था। ऐसा सभी लोग का मानना था कि ऑर्फियस का संगीत आक्रामक जानवर को भी शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। शासन के प्रारंभिक वर्ष में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्ग ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तट पर करवाया था। इसका निर्माण 4 बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। 4 बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते थे। इस तरह के बाग में निवास स्थान 4 बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर हुआ करते थे। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर, यानी कि जो नदी था वहाँ पे, उस पर सभी अभिजातों की पहुँच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने
इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित कराया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजात जैसे उसके बड़े बेटे दारा सिंह को ही जो नदी था उस तक पहुंच मिली थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। दोस्तों, यहाँ जो फिगर 14 बताया गया है इसमें एक नक्शे से आगरा के नदी तट बाग शहर का पूर्ण कल्पित दृश्य बताया गया है। ध्यान दें कि कैसा यमुना के दोनों तट पर अभिजातों के बाग महल स्थित है। यहाँ ताजमहल बाईं ओर है। चित्र 15 में जो फिगर 15 है इसमें दी गई दिल्ली के शाहजहानाबाद की योजना की तुलना आगरा की योजना से अगर हम लोग करें तो हम लोग यह पाएंगे कि जो चित्र 15 है इसमें 1850 का शाहजहानाबाद का एक नक्शा बताया गया है। गौर से देखने पर हमें यहाँ सब कुछ आसानी से देखने को मिल जाता है। इसके आगे देखते हैं अब हम लोग रीजन एंड एम्पायर यानी कि क्षेत्र तथा साम्राज्य। 8वीं तथा 18वीं शताब्दी के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा था। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महल से बहुत ही मिलती जुलती है। विशाल साम्राज्य के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उसके शासक के अधीन ला दिया। इसमें कलात्मक रूप तथा वास्तुकलात्मक शैलियों के जो संबंध थे वो एक दूसरे के साथ बहुत ही मजबूती से जुड़े हुए थे। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए जो बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण भी करवाया था। मुगलों को यह बांग्ला गुंबद इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारत थी उस पर गुजरात तथा मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव भी दिखता है। 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल होने जाने के बाद भी उसके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए यह शैली को अपनाया। यहाँ फिगर 17 में हम लोग देख सकते हैं, इसमें बताया गया है फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई जो महल था उसमें छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ तथा इसके जो टेक हैं इसको हम लोग देख सकते हैं। यह गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित है। इसके नीचे है एक छोटा सा, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। चर्चेज दैट टच द स्काईज यानी कि आसमान छूते चर्च। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे तथा हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती थी। इस शैली की विशिष्टताएं हैं नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्रायः बाइबिल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है तथा उड़ते हुए पुश्ते, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारों और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़ गए। इस वास्तुकलात्मक शैली के जो सबसे अधिक उदाहरण में से एक है पेरिस का नाट्रेज चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दी के कई दशकों में इसका निर्माण कार्य हुआ। तो फ्रेंड्स, यह था इस चैप्टर का टोटल हिंदी समरी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले प्रत्येक वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।